हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। और अभी तक ये फर्स्ट चैप्टर में हमने 4 वीडियोस कर रखा है। उस 4 वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज पीपीएफ या इसको पीपीसी भी कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए, क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इकोनॉमी का, है ना, स्कार्सिटी का, और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीजों को इसमें धीरे धीरे इंक्लूड करते चलूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक को लिया था, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया था। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वाले टॉपिक में ये 2 चीजें आपको इंक्लूड थी। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, और एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको कहा भी था कि आगे आने वाले वीडियो में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप करके ही चलते हैं। ठीक है, इसको रिकैप कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमारे पास दूसरा बेस्ट ऑप्शन जो छूट चुका है उसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को आगे हम लोग जैसे जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझ लेंगे एक बार फिर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आया कहाँ से और क्या है ये। तो इसके पहले हमने पढ़ा क्या, स्कार्सिटी के बारे में, कि हर एक इकोनॉमी में स्कार्सिटी होता ही होता है, क्योंकि स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उसके वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 आ जाता था, यानी कि 3 उसके रीजंस थे, है ना, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस। अब जितने भी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? रिसोर्स लिमिटेड होने के वजह से हमारा काफी सारा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे डिमांड का प्रॉब्लम आएगा, है ना, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आएगा। अब प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम है, यानी कितने सारे वेराइटीज हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं प्रोडक्शन का अगर देखा जाए तो, क्योंकि कितने सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन सभी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनाए जा सकते अगर एक प्रॉब्लम नहीं होता, दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी नहीं होता तो जितना चाहे उतना कोई भी गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाता। बट सैडली हमारे पास प्रॉब्लम है स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी का हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या कहता है, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। और इसके वजह से हम लोग हर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इकोनॉमिस्ट ने पूरे इकोनॉमी को एक छोटे पार्ट में बांट दिया है उन्होंने। और उसमें वो उन्होंने 2 गुड्स का प्रोडक्शन लिया, यानी कि पूरे रिसोर्सेज से हम लोग 2 गुड्स बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 2 गुड्स ही क्यों लिया गया है, एक बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 गुड्स ही क्यों लिया गया है, क्योंकि इकोनॉमी में तो मल्टीपल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 गुड्स इसीलिए लिया गया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको समझने में आसानी हो इसके बारे में, इसीलिए 2 गुड्स लिया गया और ग्राफ पे आसानी से उसको शो कर दिया जाए, इसी के वजह से 2 गुड्स लिया गया। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर किसे कहते हैं? फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री होता है इन जनरल। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे हम लोग ज्यादा पीपीसी के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे है क्या, ये आप ध्यान से देखो, इसके डेफिनेशन में ही आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम लोग डेटा को क्या करते हैं, हम लोग जब शो करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे ही कर्व कहा जाता है ना। तो कर्व का तो यहाँ पे निकल गया, इट इज अ ग्राफिकल यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी 2 गुड्स का जितना कॉम्बिनेशन हो सके उन सभी को प्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोड्यूस होता है रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी।
जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो कि ये आपका इससे रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर 10 रुपीज है, सपोज करते हैं आपके पास 10 रुपीज है, आपके पास यहाँ पे क्या है कि दो चीज आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना, दो आपके पास ऑप्शन है दो चीजों को लेने का। एक है कि 2 रुपए का पेन, ठीक है, 2 रुपए का पेन और 1 रुपए का चॉकलेट, 1 रुपए का चॉकलेट। तो आप किस कॉम्बिनेशन में कितना आप ले सकते हो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये 10 रुपए में, ये 10 रिसोर्सेज, आप यहाँ पे रिसोर्सेज को समझो, और ये आपके पास दो ऑप्शन है, पेन और चॉकलेट का। तो कितना कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, आप कॉम्बिनेशन कैसे निकाल लोगे यहाँ पे? तो आप 10 रुपए में या तो आप क्या करो, 5 पेन ले लो, 10 रुपए खत्म, है ना, एक भी चॉकलेट नहीं लो। तो 5 और 0 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, 5 और 0 का। दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हो, तो दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो कि आपने कितना पेन लिया, तो 3 पेन लिया, 3 2 जा 6, और आप कितना चॉकलेट ले सकते हो, 4 चॉकलेट। तो दूसरा कॉम्बिनेशन 3 और 4 का हो गया। इसी तरह से आप जितना चाहिए 10 रुपए में आप पेन और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बना लो। तो उसी तरह से यहाँ पे ये समझाया गया कि इकोनॉमी क्या कर रहा है, अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, वही अगर हम ग्राफ पे शो करेंगे तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाएगा। समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या। तो पीपीएफ इज अ लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है, पॉइंट, लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो दो गुड्स का वही सेम चीज है, यहाँ पे सेम बोला गया है कि इट इज अ पॉइंट जहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग शो करते हैं। तो जैसे इस ग्राफ में आप देख लो कि इस ग्राफ में आपको दो प्रोडक्ट दिया गया, एक क्लोथ है, दूसरा है व्हीट, ठीक है। तो क्लोथ और व्हीट जो भी रिसोर्सेज है टेक्नोलॉजी में, तो कितने कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है इन दोनों के प्रोडक्शन, ठीक है। इसका और क्या क्या नाम है, तो पीपीएफ इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये तो हमने देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये कुछ इसके नाम है, आप देख सकते हो। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया, तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है पूरा, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो गुड्स का जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है एक इकोनॉमी में विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ एजम्पशंस होता है ना, हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ एजम्पशंस होता है। अब यहाँ पे क्या क्या एजम्पशंस है, तो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, ये तो हमने देखा कि रिसोर्सेज जो है दैट इज फिक्स्ड, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन यूज टू अनदर। रिसोर्सेज हमारा ठीक है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट उसका जो यूज है ना, वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक यूज से दूसरे यूज में वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो क्या हो गया कि अभी जैसे 10 रुपया था ना, तो ये 10 रुपए का आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए आप, है ना, पेन और चॉकलेट में आप ट्रांसफॉर्म कर दिए, यानी कि उसी 10 रुपए से आप 5 पेन ले सकते थे और चॉकलेट आप नहीं ले सकते थे, या तो आप 10 चॉकलेट ही ले सकते, आप पेन नहीं लेते, ऐसा भी आपका कॉम्बिनेशन। तो इसका ट्रांसफर हो रहा है इसके यूज का, यानी कि ये हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूज से दूसरे यूज में, ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें ये भी एक अजम्पशन हमें लेना है कि जितना भी रिसोर्सेज है उससे हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, एक चीज और कि रिसोर्सेज जितना है वो पूरी तरह से फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए, यानी कि वेस्टेज उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, एक अजम्पशन ये भी है कि जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे हैं तो हर एक के प्रोडक्शन में वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम कर्व बनाते हैं और एक साइड हमें क्या करना है, एक साइड हमें ब्रेड, ठीक है, एक साइड हमें ब्रेड का प्रोडक्शन करना है और एक साइड हम लोग यहाँ पे गन रख लेते हैं, है ना। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इसका भी आपको मिलेगा, एक साइड गन्स है और एक साइड ब्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि
अगर हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, पहला एजम्पशन आप देखो कि रिसोर्सेज उतना ही है हमारा, बट उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूज से दूसरे यूज में। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि गन से अगर रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा रहा है ब्रेड में, रिसोर्सेज का एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, जैसे लेबर हो गया, ठीक है। अब गन की फैक्ट्री बंद हो रही है और ब्रेड की फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है, रिसोर्सेज उतना ही है, ह्यूमन रिसोर्स का अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास उतना ही है। अब उसी को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, ब्रेड में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जैसे जो लेबर क्या होंगे गन्स बनाने में जो एक्सपर्ट होंगे, उसे अगर ट्रांसफर किया जा रहा है ब्रेड वाले फैक्ट्री में, तो क्या होगा, इक्वली जितना एफिशिएंसी से वो गन बनाते थे उतने एफिशिएंसी से ब्रेड ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। इसीलिए यहाँ बोला गया कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। सो the resources are transferred from production of one goods to another, the productivity decreases। तो इसीलिए बोला गया कि अगर हम ट्रांसफर करते हैं रिसोर्सेज का तो प्रोडक्टिविटी घटेगा। जैसे अपने गन और ब्रेड में देखा कि अगर हम लेबर को अगर हम ट्रांसफर करते हैं गन से ब्रेड में, तो गन बनाने में जितने वो एफिशिएंट थे ब्रेड बनाने में वो एफिशिएंट नहीं होंगे, तो जितने समय में वो गन बना ले रहे थे उतने समय में वो ब्रेड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। या अगर हम रिवर्स भी अगर रखें कि ब्रेड से अगर गन में ट्रांसफर हो रहा है तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे हमारा होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी घटता है ना, प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी घटता है। एक और एजम्पशन, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या यहाँ पे माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, कि टेक्नोलॉजी में अभी कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हो गया कुछ एजम्पशंस, आपके 5 एजम्पशंस हो गए ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी को हम लोग, जैसे अभी हमने ग्राफ के बारे में बात किया था, पीपीसी के बारे में बात किया था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट एंड क्लोथ। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है कि कितना पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्शन हो सकता है ना, कितने पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे अभी हमने पेन और चॉकलेट का देखा था, तो यहाँ पे आप देखो कि पॉसिबिलिटीज 0 और 10, जितना भी रिसोर्सेज दिया हुआ होगा टेक्नोलॉजी यहाँ पे इकोनॉमी में, तो यहाँ पे इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं उससे 0 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी निल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी बी, तो इसमें 1 व्हीट का प्रोडक्शन हो सकता है और 9 क्लोथ्स का, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन 2 और 7 का लिया गया। चौथा 3 और 4, फिर 4 और 0। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि व्हीट का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्लोथ का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है हमें 1 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि 1 यूनिट गेन करने के लिए हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये नंबर में, ठीक है, कितना हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 गेन करने के लिए। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेम चीज है बट इट इज अ रेशियो। ये रेशियो है कि कितना हमने सैक्रिफाइस किया कितना गेन करने के लिए, यानी यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट गेन। तो ये डेल्टा का सिंबल है। डेल्टा का मतलब क्या हो जाता है, चेंज, कितना सैक्रिफाइस हुआ है और कितना गेन हुआ है। अब फिर से आ जाते हैं हम लोग इस ग्राफ में और टेबल में। तो टेबल को जनरली शेड्यूल कहा जाता है। यहाँ पे जो फॉर्मेट आपको दे रखा है इसको शेड्यूल कहेंगे, और ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि ये आपका व्हीट, क्या देखोगे आपकी व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और क्लोथ्स का प्रोडक्शन घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कौन सा गेन कर रहे हैं, तो व्हीट को गेन कर रहे हैं और क्लोथ्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कितना कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो कि व्हीट हमारा 0 से 1 हुआ और क्लोथ्स यहाँ पे कितना हुआ, तो क्लोथ्स हमारा 1 सेक्रीफाइस किया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोथ्स 2 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे हमने 3 सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 1 सेक्रीफाइस किया, 2 सेक्रीफाइस किया, यहाँ 3 सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे लास्टली 4 सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। और यहीं पे अगर आप ये देखोगे व्हीट हम लोग क्या करें, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक गेन हो रहा है।
तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो एमआरटी यूनिट सेक्रीफाइस, कितना यूनिट हमने सेक्रीफाइस किया, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये गलत बन गया है। ठीक है, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्व है वो गलत बन गया है। यहाँ पे वीट के जगह पे क्लोथ्स होगा। यहाँ पे हमने कितना सेक्रीफाइस किया, तो 1 क्लोथ सेक्रीफाइस किया 1 गेन करने के लिए। ठीक है, दूसरा में हमने 2 सेक्रीफाइस किया है 1 गेन करने के लिए। सेक्रीफाइसिंग इज ठीक है, W और C का यहाँ पे थोड़ा सा हेरफेर हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मेरा एरर हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि जहां जहां वीट है ना वहां वहां क्लोथ्स हो जाएगा, क्योंकि वीट यहाँ पे गेन हो रहा है और क्लोथ्स सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब यहाँ पे देखो कि उसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, ये कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली अगर प्रेजेंट किया जाए, कॉम्बिनेशन क्या क्या था, कॉम्बिनेशन देखो, पहला कॉम्बिनेशन 0 और 10। तो 0 पे ये कर्व पे आप देखो कि 0 पे प्रोडक्शन हो रहा है कितने का, 10 का। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे 0 पे प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 10 का। तो 0 और 10 का ये हमने शो कर दिया। फिर 1 और 1 वीट 1 है और क्लोथ्स कितना है 9, तो ये 10 और 8 के बीच में B। फिर आप यहाँ पे देखो कि 2 C में क्या है, 2 पे कितना हो रहा है 2 और 7, तो यहाँ पे हो गया 2 and 7। फिर 3 पे आप देखो, यहाँ पे D पे आप देखो कि 3 पे क्या हो रहा है 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 4 और 0 का कॉम्बिनेशन है। इसी पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का शेप आएगा और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो पीपीसी। ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जो कर्व पे हो रहा है वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। चलो, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है इससे। सबसे पहला है पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड। तो पीपीएफ या पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, तो आप देखोगे नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ कब स्लोप करता है, ये आप देखो कि फर्स्ट चैप्टर में ये जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं या आपको बताई जा रही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये स्लोप वैसा बनता क्यों है या कर्व वैसा बनता क्यों है। तो आप देखो कि स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है। देखो, PPF shows all the maximum possible combination of two goods which can be produced with available resources and technology. In such a case, more of one goods can be produced only by taking resources away from production of another goods. अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो क्लोथ का प्रोडक्शन हमें घटाना पड़ेगा। जो हमने अभी वो शेड्यूल में भी देखा कि अगर हम लोग को वीट का प्रोडक्शन एक यूनिट से अगर हमें बढ़ाना है तो क्लोथ्स का यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी जैसे मैंने ये आपको दिखाया, तो ये आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे पहले में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, पहले में हमें 1 सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर दूसरा यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें फिर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर तीसरा, यहाँ पे एक यूनिट बढ़ रहा है, वीट का प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ रहा है, लेकिन क्लोथ का प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। कितने से, कभी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, तो अभी जो एजम्पशंस आपने देखा कि हर एक रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर एक के प्रोडक्शन के लिए। जैसे मैंने गन और ब्रेड का यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो हम जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, एक गुड्स से दूसरे गुड्स में हम जब जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रहा है। तो प्रोडक्टिविटी घटने की वजह से एक बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ देखोगे कि इनवर्स रिलेशनशिप भी है ना। इनवर्स रिलेशनशिप किस में, कि एक गेन हो रहा है और एक सेक्रीफाइस हो रहा है, वीट गेन हो रहा है और क्लोथ सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जब भी ऐसा इनवर्स रिलेशन होगा तो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। इनवर्स रिलेशनशिप जब भी हो रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। एक्स एक्सिस वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस वाला क्या हो रहा है, घट रहा है।
as there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of another commodity. PPF slope downward from left to right. ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इसी के वजह से हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। कॉनकेव, कॉनकेव कैसा? अब जैसे ये केव के जैसा लग रहा है, देखो मेरे आप हैंड को देखो, ये केव के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेव शेप हो गया। अब ये कॉनकेव शेप ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो पीपीएफ इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमने देखा ऊपर के शेड्यूल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 2 3 4 कि ज्यादा से ज्यादा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक यूनिट गेन करने के लिए। पहले में हमने एक यूनिट यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, दूसरे में हमने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे करके काफी हम यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे पॉसिबिलिटीज बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक का सेक्रीफाइस बढ़ रहा है। सेक्रीफाइस यहाँ पे हमें ज्यादा करना पड़ रहा है सिर्फ एक प्रोडक्शन करने के लिए। और वो क्यों हुआ था वो हमने अभी बात कर ली। और पीपीसी जो है वो कनकेव शेप का हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करता है, इसी के वजह से पीपीसी कॉनकेव शेप का होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है? तो पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ वी अज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों तो है एक ही। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर को कहा गया और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कहा गया। तो यहाँ पे है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटीज सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, कि जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हम गेन कर रहे हैं, है ना। जितना हम गेन करेंगे उतना ही सेक्रीफाइस करना है। 2 गेन करेंगे तो 2 सेक्रीफाइस, 3 गेन करेंगे तो 3 सेक्रीफाइस, ये बोला जा रहा है। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करेंगे तब ही पीपीएफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अज्यूम दैट रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट है हर एक गुड्स के प्रोडक्शन में। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे हमने गन और ब्रेड का एग्जांपल लिया था, तो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं था। रिसोर्सेज अगर इक्वली एफिशिएंट होता देन ये पॉसिबल हो जाता कि इतना सेक्रीफाइस करेंगे, हम सेम कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सेम गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है हमारा, क्योंकि हमने अजम्पशन ले रखा है। और ये एक्चुअल में हर एक इकोनॉमी में ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता है कि हर गुड्स में हमारा इक्वली ही एफिशिएंट हो। नेक्स्ट है कि कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन? अभी तो जो मेन फीचर बताया गया कि पीपीएफ जो है वो कॉनकेव शेप का होता है, तो क्या कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन भी हो सकता है? तो पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग। हमने स्टार्टिंग में देखा क्या कि कॉनकेव शेप जो होता है, तो कॉनकेव शेप क्यों होता है? कॉनकेव शेप एमआरटी जो है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, इसी के वजह से होता था। अगर हम उसे मानेंगे कि वो डिक्रीज करे तो ही क्या होगा, ये कॉन्वेक्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि दैट इज लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल, यानी कम से कम हमें सेक्रीफाइस करना पड़े ज्यादा से ज्यादा हमें गेन करने के लिए, है ना। गेन करने के लिए कम से कम सेक्रीफाइस, हर बार कम सेक्रीफाइस करना पड़े, है ना। कभी हम 5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कभी हम 4 ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग का रेशियो जो है वो घटना चाहिए। अब ये भी अगर ऐसा हुआ तभी ये कॉन्वेक्स शेप का हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट बी नोटेड दैट बोथ दीज सिचुएशन दैट इज पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स शेप वुड नॉट अराइज। ये हो ही नहीं सकता है ना। अगर ऐसा अजम्पशन जो आपको मैंने बताया कि वो अजम्पशन अगर रखा जाए तो हो जाएगा, बट इन रियल ये सिचुएशन अराइज ही नहीं हो सकता है, एज एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीज करता है, इसी की वजह से पीपीएफ इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, कॉनकेव शेप, ठीक है।
तो इसी के वजह से पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे टॉपिक है हमारा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये आखिर क्या है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन? तो अभी हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा पीपीएफ में, है ना, कि वो क्या है, पीपीएफ आखिर है क्या। तो कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे शो कर दिया गया है, वही है कि दो कमोडिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उसे ग्राफ पे शो कर दिया गया। अब ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है? तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, जिसपे इकोनॉमी ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेट करता है। ये दो सिचुएशन हो सकता है, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है ना, अगर रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में वो पूरा का पूरा अगर यूटिलाइज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, तो ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और जो पीपीसी है वो आप देखो ये जो लाइन है पीपीएफ पे ही इकोनॉमी ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है यानी फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर वो अंदर में कहीं पे पीपीएफ के अंदर में कहीं पे लाई करेगा। यहाँ पे आप डी जो सिंबल देख रहे हो या पिक्चर में देखो डी जो दिखाया जा रहा है दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो ये फिर भी अटेनेबल है कि अगर हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करने लगे तो पीपीएफ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो अटेनेबल में दो चीजें आ गई, अगर एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो जो कर्व है वो कर्व पे ही क्या होगा, शो होगा। और एक है कि अगर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है तो कर्व के कहीं अंदर में वो होगा। ठीक है, दूसरा है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग अटेन ही नहीं कर सकते। अटेन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो विद द गिवन amount of available resources, it is impossible for the economy to produce any combination more than the given possible combination. That is, an economy can never operate at any point outside the PPF. तो जैसे ये आप E देख रहे हो अनअटेबल कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जो रिसोर्सेज हमारे पास है उस रिसोर्सेज के साथ हम उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, दैट इज अनअटेनेबल। ठीक है, तो दो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होता है और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चेंज इन पीपीएफ, देखो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए सभी आपको चेंज जो है कर्व में कैसे चेंजेस आते हैं और उसमें क्या क्या सिचुएशंस होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो पीपीएफ में चेंज होने का मतलब या तो इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन करने के कैपेसिटी में या तो इनहेंसमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है या तो घट रहा है। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, शिफ्ट इन पीपीएफ या रोटेशन ऑफ पीपीएफ। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, पीपीएफ विल शिफ्ट when there is change in productive capacity, resource and technology with respect to both the goods। जब जो दो गुड्स हम ले रहे थे वो दोनों गुड्स में या उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में यानी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, दोनों गुड्स में साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों गुड्स में चेंजेस हो रहा है तो शिफ्ट आएगा। और रोटेशन किसी एक में अगर ये हो रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है किसी एक गुड्स में, तो वो रोटेशन कहलाएगा। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग शिफ्ट इन पीपीएफ। तो शिफ्ट इन पीपीएफ दो तरह से शिफ्ट हो सकता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है? तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये आप पिक्चर देखो राइटवर्ड शिफ्ट, ये राइटवर्ड शिफ्ट क्या है? तो व्हेन देयर इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। दो गुड्स यहाँ पे हमने लिया था, एक क्लोथ और व्हीट, तो दोनों गुड्स में अगर एडवांसमेंट हो रहा है उसके टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में एडवांसमेंट हो रहा है तो दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। आप देख रहे हो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है जो कर्व है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गया या टेक्नोलॉजी बढ़ गया, एडवांस हो गया, तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा दोनों में। तो अगर दोनों के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये शिफ्ट हो गया, तो ये बढ़ रहा है, एडवांसमेंट हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर डिग्रेडेशन हो जाएगा दोनों गुड्स के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो गया, जब यहाँ पे डिग्रेडेशन या डिक्रीज हो जा रहा है रिसोर्सेज में, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ही यहाँ पे शिफ्ट होगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड।
अब आ जाते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। नाउ रोटेशन किसे कहते हैं? तो रोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस पे रोटेशन, एक्स एक्सिस पे रोटेशन का मतलब क्या हो गया, when there is technological improvement और increase in resources, देखो बढ़ रहा है, ठीक है, resources of a commodity on x axis, then ppf will rotate from ab to ad, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया कि रोटेशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रोटेशन। देखो अगर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है एक कॉमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे बटर और गन लिया गया है, तो अगर बटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि बटर को एक्स एक्सिस पे शो किया गया है, ठीक है, अगर बढ़ेगा तो सिर्फ यहाँ पे गन्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुआ है, वो आपका सेम है ना, न्यूट्रल है, आप ये समझ लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ बटर के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ा। अगर बढ़ेगा तो राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा, और अगर घटेगा तो लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बटर के कॉन्टेक्स्ट में गन सेम रहेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे कि गन सेम है और यहाँ पे बटर में मूवमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो कि अगर बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ेगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड रोटेशन होगा, है ना, और अगर यहाँ पे घट जाएगा तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। गन्स में सेम होगा, है ना, गन्स में यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन बटर में सिर्फ चेंज होगा। ये हो गया राइटवर्ड रोटेशन और या लेफ्टवर्ड रोटेशन, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस था। अब आ जाते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। अब दूसरा गुड्स को ले लिया गया, यहाँ पे सेम चीज है। अब गन्स में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, बटर सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर इंप्रूवमेंट होगा तो फिर राइटवर्ड रोटेशन, ये आप देख लो राइटवर्ड रोटेशन, और अगर घट रहा है तो फिर लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है। तो घट रहा है तो लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया, ये सेम चीज था ये। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आपको अगर कोई भी डाउट है इसमें, तो आप कमेंट में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो, और जो भी टॉपिक्स को आपको रिक्वेस्ट करना हो आप यहाँ पे मैसेज कर देना। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।